हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो यस, मैं मुसौरी आ चुका हूँ। मैं मुसौरी में एक्चुअली था, फिर मैं कलकत्ता वापस गया था, लेकिन फिर इतना गर्मी कि मैं काम नहीं कर पा रहा था। मतलब ना मैं ढंग से पढ़ाई कर पा रहा था, ना मैं ढंग से पोस्ट कर पा रहा था, वीडियो बना नहीं पा रहा था। सो इसलिए आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू मुसौरी। और मैं जिस रूम में बैठ के मतलब मुसौरी से कुछ वीडियोस वगैरह बनाए थे लास्ट टाइम, तो आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू दैट सेम रूम बिकॉज यू नो यहाँ का इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, व्यू बहुत बढ़िया है और प्राइवेसी भी मिल जाती है। सो चलिए आज का चालू करते हैं वर्कशॉप। तो इसमें हम कुछ 4-5 कंपनीज को कवर करेंगे अक्रॉस फिनेंशियल्स एंड नॉन फिनेंशियल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं LTTS का। LTTS इज L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि एक इंजीनियरिंग R&D कंपनी है। आप देखोगे ये यूएस में जितने फॉर्चून 500 कंपनीज है ना, उनको ये डिजिटाइजेशन सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है, एडवाइजरी सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे मैंने बताया इंजीनियरिंग R&D कंपनी है, सो एडवाइजरी बेस्ड है। इनका आई गेस फॉर्चून 500 में कुछ 50-60 के ऊपर इनका कंपनीज इनके खुद के क्लाइंट्स है, ठीक है। अब इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इस प्रॉब्लम का पेस ऑफ ग्रोथ एकदम ही घट के खत्म ही हो गया, ठीक है। मतलब ये कंपनी अगर आप देखोगे 2 साल पहले कुछ 30-35% से ग्रो करता था। इवन लास्ट ईयर भी, इवन लास्ट क्वार्टर का भी अगर आप देखोगे Q3 में इनका गाइडेंस था कि हम 17-18% से ग्रो करेंगे, और मैं सेल्स का ग्रोथ का बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सेल्स 17-18% से ग्रो करेंगे। अब क्या हुआ, फिर इनका जो Q4 का नंबर आया, जो कल इनका नंबर आया, इसमें देखा कि इनका सेल्स पूरा एकदम फ्लैट है, मतलब 0% का ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ भी नहीं है, ईपीएस का कोई ग्रोथ भी नहीं है। अब देखिए, अगर आपका सेल्स 0% से ग्रो किया और ईपीएस 0% से ग्रो किया, तो आपके कंपनी 1 साल पहले जहां था आज वही के वही पड़ा है ना। तो शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं मिलता है। और यहां पे क्या किया मैनेजमेंट ने, अगर आप इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोल के देखोगे, मैनेजमेंट ने जो Q4 का जो नंबर जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग आया, राइट, बिकॉज 0% का ग्रोथ, राइट, मतलब कोई ग्रोथ ही नहीं है, एकदम फ्लैट। तो जबकि एकदम फ्लैट का नंबर्स देखने के बाद और करंट सिचुएशन देखने के बाद उन्होंने क्या किया, FY25 जो सामने का जो फिस्कल आ रहा है उनका क्या किया, ग्रोथ का गाइडेंस और भी घटा दिया। अब मैनेजमेंट ये बता रहे कि उनका जो मिस्टर चड्डा है, तो उन्होंने ये बताया FY24 में वी विल ग्रो बिटवीन 8 and 10% YOY ओवर FY24। मतलब क्या, एक टाइम 30% से, फिर 25% से, फिर को तो Q3 में 17-18% था, और अभी बोल रहे 8 to 10%। सो जब कोई कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है और उसका गाइडेंस और भी बेयरिश बन जाता है, तो वो स्टॉक के लिए उतना गुड न्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात LTTS का, ठीक है। और क्या ही बताए, अब तो ग्रोथ नहीं है, ट्रैक करना पड़ेगा, ट्रैक तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई कंपनी का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट जाता है, तो इंक्रीमेंटल कैपिटल उस कंपनी में मत लाइए, ठीक है। सो यही मेरा पॉइंट है। अब बहुत लोग मुझे एक चीज पूछते हैं, देखो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं जैसे सोचता हूं मैं वैसे बात करता हूं, ठीक है। तो सोचिए, आपका अगर कोई कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट है भी, ठीक है, और से उस कंपनी का रिजल्ट थोड़ा खराब हो गया, गाइडेंस खराब हो गया, और आपको लेट्स से उसका लॉन्ग टर्म का स्कोप में बहुत भरोसा है, ठीक है, और आपको पूरा नहीं निकालना है, आपको पूरा एलोकेशन को निकालने कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा एलोकेशन का मतलब थोड़ा सा कट कर सकते हो, करेक्ट, कट करके कहीं और जाओ जहां पे लेट्स से गाइडेंस बहुत अच्छा है और रिजल्ट्स बहुत बेटर है, या फिर आप वही के वही एलोकेशन को रखो, ठीक है। लेकिन अगर आप जब कंपनी कोई गाइडेंस घटा रहा है, सेल्स का ग्रोथ नहीं है, और आप उसमें इंक्रीमेंटल कैपिटल भी डाल रहे हो ना, तब आपका प्रॉब्लम क्या होता है ना, वहां पे आपका फिर एक बड़ा कैपिटल फंस जाता है। तो वो चीजें भी आप सोचना। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं अपने पोर्टफोलियो में कि कोई भी मेरे पोर्टफोलियो कंपनी का अगर पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया कोई पर्टिकुलर ईयर में, या थोड़ा सा बेयरिश टोन आ गया मैनेजमेंट में, तो मैं इंक्रीमेंटल कैपिटल मतलब मैं अपना एलोकेशन बढ़ाने के चक्कर में मैं जाता नहीं हूं। ऐसा भी नहीं करता कि चलो स्टॉक सस्ता हो रहा है चलो और लेना है, वो तो अलग ही एक मिस्टेक है, जो मैंने कल कोटक बैंक वाला वीडियो में भी बताया, ठीक है। हमें कंपनी का अर्निंग्स का ग्रोथ का मोमेंटम चाहिए, तब जाके मुझे उस कंपनी को और ऐड करनी है, रादर देन अर्निंग्स ग्रोथ मोमेंटम चला गया, स्टॉक से सारे डिमांड चला गया, स्टॉक नीचे जा रहा है और तब मुझे वो इंटरेस्ट आ रहा है। वैसे इन्वेस्टिंग नहीं बोलते, और जिनको लगता है कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है वो एकदम गलत है। अब चलिए थोड़ा सा फाइनेंशियल्स का बात करते हैं। बजाज फाइनेंस का देखिए, बजाज फाइनेंस का छोटा सा इशू यही है कि बजाज फाइनेंस का दो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी, ठीक है।
एक तो है कि आरबीआई ने क्या किया, उनके दो प्रोडक्ट्स पे सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन मतलब कि वो प्रोडक्ट्स अभी वो उस पर डिसबर्सल नहीं कर पाएंगे। एक उनका इंस्टा ईएमआई कार्ड है और दूसरा आप देखोगे उनका एक कोई ई कॉम का कोई एक कार्ड है, ठीक है, ई कॉम लोन्स में। तो एक तो सैंक्शन लग गया जो बजाज फाइनेंस के लिए अच्छा नहीं है, राइट। अब ऑफकोर्स देखिए, आज बजाज फाइनेंस के कोई प्रोडक्ट में सैंक्शन लगता है तो बिजनेस भी इफेक्ट होता है, रेपुटेशन भी इफेक्ट होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस का, अगर आप दूसरे साइड में बजाज फाइनेंस का देखोगे तो ये उनका जो रूरल B2C का जो बुक है, ठीक है, उसमें भी उनको एक सेटबैक आया, उसके लिए भी उनको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे बजाज फाइनेंस का लोन बुक का ग्रोथ 34% का है YOY, ठीक है। सो 34% का लोन बुक है, लेकिन सिंस कुछ प्रोडक्ट्स में इनका सैंक्शन लग गया और सिंस प्रोविजन को बढ़ाना पड़ा, तो अगर आप इनके इनकम स्टेटमेंट देखोगे प्रोविजंस वेंट अप ऑलमोस्ट 50% YOY लेवल पे। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, ईपीएस का ग्रोथ एंड पैट का ग्रोथ उतना लेवल पे नहीं आया जितना AUM या लोन बुक का ग्रोथ हुआ। तो आई टेल यू द ईपीएस का ग्रोथ का नंबर दैट इज ओनली 17% YOY लेवल। राजीव जैन जी ने, जो बजाज फाइनेंस के MD है, पिछले कॉन कॉल में यही बताया था कि बजाज फाइनेंस का लोन बुक को बढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने में प्रॉब्लम है। तो अभी ये उनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया है, मैनेजमेंट ने वो क्लियरली बताया कि अगले 2 क्वार्टर में भी निम्स घटने वाला है। गॉट इट। और अगर निम्स घटा मतलब क्या, यील्ड घटेगा, ईपीएस का ग्रोथ कॉम्प्रेस्ड होगा, ROE घटेगा। और अगर मैं ROE का भी बात करूं इस क्वार्टर में, मतलब Q4 में, और FY24 का ROE है 20%, जबकि लास्ट ईयर का ROE था 24%। इसका क्या मतलब कि ROE भी कॉम्प्रेशन हुआ, निम्स का थोड़ा कॉम्प्रेशन हुआ, तो ऑफकोर्स ये शेयर होल्डर के लिए अच्छी नहीं है, राइट। और अगर आप देखिए ना, अगर आप एक कंपनी में आप 5.5, 6 टाइम्स बुक दे रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ 16-17% का ईपीएस का ग्रोथ विद एन ROE नंबर विच इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 24 to 20%, वो स्टॉक के लिए उतना तो अच्छा नहीं होता है ना। तो थोड़ा बहुत अभी मर की सिचुएशन है। मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम आ गया, फ्रॉड लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बजाज फाइनेंस बहुत अच्छी कंपनी है, बट हैविंग सेड दैट अभी पूरा मेसी एक टाइप का सिचुएशन है। आप ट्रैक करो बिजनेस को एंड सी के ये किस तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये वाला बात है। जबकि जहां, जैसे मैं बता रहा हूं, बजाज फाइनेंस का बिजनेस पे क्यों प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनका एसेट क्वालिटी अभी भी प्रिस्टीन है। उनका ग्रॉस एनपीए स्टिल लेस देन 1%। मतलब अगर 100 रुपए लोन दिया तो उसमें से 1 रुपए में उनको 3-3 महीने का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। दैट इज व्हेन यू से दैट द ग्रॉस एनपीए इज 1%। उनका आई गेस नंबर इज 0.8% के आसपास है। दूसरा साइड में कंपनी ने एक और चीज क्लियर किया कि अगर आप देखोगे कोविड में जब आया था तो 2020 एंड 2021 में आप देखोगे कोविड का पूरा वो बॉटम वाला फेज था, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमी एकदम वापसी किया इन 2022 एंड 2023, ठीक है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि 2024 से लेके एंड 2025 से लेके पहले जो प्री कोविड वाला सिचुएशन था वो आ जाएगा। गॉट इट। बिकॉज ये कैसे सोचिए कि आप इस लेवल पे थे, कोविड के पहले 2 साल नीचे चले गए और अगले 2 साल में सारे वापस आए, ठीक है। तो 2 साल और 2 साल 4 साल लग गया, 2020, 2021, 22 एंड 23 हो गया। सो FY24 एंड 25 से सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है ना, क्योंकि FY25 में सब कुछ नॉर्मलाइज होगा, राइट। सो FY25 विल बी जस्ट लाइक FY19। गॉट इट। सो बजाज फाइनेंस वही बता रहे हैं कि अगर हम प्री कोविड लेवल में जा रहे हैं, तब जब ये वापसी वाला, ये जो वापसी हुआ, राइट, FY22 एंड FY23 में, ठीक है, या FY23 या FY24 में, ठीक है, ये जो वापसी हुआ, ये वापसी आपको 25 में नहीं दिखेगा, बिकॉज अब तो बेस बढ़ गया है। गॉट इट। आई होप मैं आपको ये समझा पाया, नहीं तो आप मुझे मतलब पूछ सकते हो, मैं आपको और भी अच्छे से समझा दूंगा अलग से। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब ये वापसी खत्म हो गया है, तब बड़े बेस में उस पेस से ग्रो करना डिफिकल्ट है। तो मैनेजमेंट ने वही बोला कि अभी तो हम 34-35% से ग्रो किए, राइट। जैसे मैंने बताया 34% का लोन बुक का ग्रोथ है FY24 ओवर 23 में, लेकिन FY25 में दे विल ग्रो बिटवीन 25 एंड 27%। तो इसका क्या मतलब, अब सोचिए बहुत सारे सिचुएशन चल रहा है। एक तो उनका जैसे आरबीआई ने सैंक्शन लगाया 2 प्रोडक्ट में, 2 मैनेजमेंट ने बोला निम्स का कॉम्प्रेशन चलता रहेगा, और वैसे भी अभी भी हमारा हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी हम है, राइट। तो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग तो हमेशा हाई रहेगा, और बजाज फाइनेंस का भी आप देखे होंगे कोई कासा फ्रेंचाइज है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का भी थोड़ा बहुत हिट लेना भी पड़ रहा है क्योंकि वो बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट ये है कि तीसरा पॉइंट कि उन्होंने अपने लोन बुक के गाइडेंस को भी घटाया।
करेक्ट, और फोर्थ है कि उनका आरओई का नंबर भी घटा। तो इन सब से क्या होता है ना कि थोड़ा सा मेसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन होता है। आई वुडंट जंप इनटू बाइंग दैट स्टॉक, ठीक है। मतलब यही वाला पॉइंट है कि देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन क्या होता है ना जनरली लोग ये सब प्रॉब्लम समझते नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोग देखते हैं 7,000 का स्टॉक 6,000 हो गया, चलो उठा लो, ठीक है। 6,000 का 5,000 हो गया, चलो उठा लो। आप एक चीज ऑब्जर्व किए हो, ये कोटक का स्टॉक, एचडीएफसी एंड बजाज फाइनेंस का स्टॉक पिछले 2.5-3 साल से चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? बिकॉज ऑफ बहुत बहुत सारे रीजन है। पेस ऑफ लोन बुक घट गया। अगर मैं कोटक एचडीएफसी का बात करूं, पेस ऑफ लोन बुक घट गया। आईसीआईसीआई एक्सिस बेटर पेस से बढ़ा, उनका निम्स बढ़ा, आरओई बढ़ गया जब इनका कुछ नहीं हुआ। एचडीएफसी बैंक का तो मर्जर के बाद तो और भी गाड़ी थप हो गया उसका। तो ये सब चीज आपको समझना पड़ेगा, रेदर देन मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि जो 3-4 साल से ऐसे स्टॉक्स को सिर्फ लेते ही जा रहे हैं, ठीक है। पता नहीं सिर्फ लेते ही जा रहे हैं, पूरा बुल मार्केट मिस कर गया, सब कुछ मिस हो गया आसपास, और सिर्फ यही सब लेके बैठे हैं विदाउट मेकिंग एनी रिटर्न्स इन द पोर्टफोलियो। तो आपको धंधे में समझना पड़ेगा, धंधा चलना चाहिए, धंधे में अर्निंग्स मोमेंटम है ना, तब जाके आप पैसा बनाओगे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या है ना, स्टॉक नीचे जा रहा है तभी उनका अट्रैक्टिव लगता है, तो वहीं पे वो लोग फंस जाते हैं। तो ये हो गया बजाज फाइनेंस का। चलिए अब थोड़ी इंडसइंड बैंक का बात करते हैं। इंडसइंड बैंक, अगेन इंडसइंड बैंक आप देखोगे 56-60% ऑफ द बुक उनका रिटेल है, 40% उनका कॉर्पोरेट है। और रिटेल में भी उनका मेजॉरिटी 2 सेगमेंट में है, व्हीकल फाइनेंस है और माइक्रो फाइनेंस है, ठीक है। और थर्ड जो उनका सेगमेंट है वो अपना बिजनेस बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, ये मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ है, ठीक है। और ये जो होलसेल का जो बुक है, दैट होलसेल का बुक में वही लार्ज, मिड, स्मॉल कॉर्पोरेट्स एंड एसएमईज, एमएसएमई, सो ऑन एंड सो फोर्थ है। तो इंडसइंड बैंक का अभी क्या हो रहा है ना, इंडसइंड बैंक का लोन बुक का ग्रोथ इज 18%। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 18 और 23% से ग्रो करेंगे, और ये लोग क्या किया, गाइडेंस के एकदम वो स्पेक्ट्रम के एकदम लास्ट वाले नीचे वाले नंबर पे ग्रो किया। तो चलो ठीक है, गाइडेंस के एस्पार ही इनलाइन ही किया। दूसरा चीज ये है कि उनका डिपॉजिट का पेस ऑफ द बुक घटते जा रहा है, और ये मैं सिर्फ इनका नहीं, मैं बाकी बैंक्स को भी देख रहा हूं, ठीक है। आप अगर एक्सिस का देख लोगे, फिर आप इंडसइंड का देख लोगे ना, इनका डिपॉजिट का बुक, बिकॉज अभी देखो हाई इंटरेस्ट रेट में देयर इज अ वॉर ऑन डिपॉजिट्स, ठीक है। और पिछले साल आपने देखा होगा सब क्रेडिट ग्रोथ 19-20% से हो रहा था, जबकि देयर वाज अ वॉर ऑन डिपॉजिट। बट ये आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट ने, एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर डिपॉजिट का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं बढ़ता है तो क्रेडिट का पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा ना, और वही हमें देखने को मिल रहा है इस बार। क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इंडसइंड बैंक जो कि 21-22% से लोन बुक ग्रो करता था, अभी 18% हो गया, बिकॉज डिपॉजिट ग्रू 14%, राइट। बिकॉज जनरली इट्स अ डिपॉजिट लेड क्रेडिट ग्रोथ होता है ना हमेशा, बैंकों के पास खुद का पैसा थोड़ी होता है। एक्सिस बैंक का भी अगर आप देखोगे, लोन बुक का जो ग्रोथ है अभी 15%, 15% है। प्रीवियसली इट वाज 18, 19, 20% के आसपास। व्हाई? बिकॉज एक्सिस बैंक का भी डिपॉजिट का ग्रोथ हैज बीन अराउंड 14-15% के आसपास। तो ये एक ट्रेंड है जो मैं देख रहा हूं कि सारे फाइनेंशियल्स में हो रहा है, ठीक है, बड़े बैंक्स में स्पेशली। जैसे आप देखोगे बिजनेसेस लाइक, चलो अभी याद नहीं आ रहे, 1-2 और नाम है जिसमें भी यही वाला सिचुएशन है। चलो, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पेस ऑफ ग्रोथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ हमें और भी चीजें देखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां भी सिंस इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ा, थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन्स में भी कंप्रेशन हुआ इंडसइंड बैंक का। इसके वजह से क्या हुआ, इनका आरओई का नंबर भी थोड़ा घट गया, 15% के आसपास हो गया, जबकि लास्ट ईयर द नंबर वाज अराउंड 16%। सो अगर आपका पेस ऑफ लोन बुक घटा, पेस ऑफ डिपॉजिट बुक घटा, और आपका आरओई का नंबर कंप्रेस्ड हो गया, राइट, तो वो उतना अच्छा न्यूज नहीं होता है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, बैंक में कोई इनहेरेंटली प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब सबको डिपॉजिट उठाना है, करेक्ट, कस्टमर के पास सभी जा रहे हैं, और अगर आप डिपॉजिट ऐसे उठाते हो जो आपका आरओई एक्रेटिव नहीं है, प्रॉफिट्स एक्रेटिव नहीं है, तो आप क्यों उठाओगे वैसे पैसा, है ना। तो वैसे भी आप देख सकते हो। अब दूसरे एंगल से आप बात को देखो, ठीक है। एसेट क्वालिटी सारे बैंक्स का अच्छा है, इंडसइंड बैंक का भी अच्छी है। इनका जीएनपीए नंबर है 1.9% ऑन अ वाईओवाई लेवल, 1.9, सॉरी नॉट ऑन अ वाईओवाई लेवल, 1.9% है उनका जीएनपीए नंबर। लास्ट ईयर द नंबर वाज 2%, मतलब इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूव भी हो रहा है। लेकिन यहां पे एक और चीज है जहां पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज एक तरफ तो राइजिंग कॉस्ट ऑफ बोरिंग एंड निम्स पे जब कंप्रेशन आता है तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ में इशू आता है। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रू ओनली 9%, ठीक है, और ईपीएस ग्रू ओनली 12, 13, 14, 15% के आसपास कुछ ग्रो किया। इसका क्या मतलब, ये भी एक मैं ट्रेंड देख रहा हूं सारे फाइनेंशियल्स में। इक्विटस और एयू कल जब मैं कवर किया था, उनका भी ईपीएस का कोई ग्रोथ ढंग से नहीं आ रहा था, बिकॉज वही निम्स कंप्रेशन हो रहा है उनका। तो चलो एक पूरा फिक्स्ड बुक है, ऑलमोस्ट एक बड़ा चंक ऑफ द बुक इज फिक्स्ड है। तो जब उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया तो क्या हुआ, उनका
प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो, पैट का बोलो, या फिर आप ईपीएस का ग्रोथ देखो, उतना कुछ आ नहीं रहा है। इंडस इनका भी सेम चीज है, जैसे इनका अगर आप देखोगे, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली ग्रू 9% YOY एज आई सेड, एंड पैट ग्रू ओनली 15% YOY। सो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो आप देखोगे एसेट क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, मतलब क्या है, एसेट क्वालिटी अच्छा है तो मतलब वो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का ग्रोथ घट जाता है, लोन बुक का ग्रोथ घटता है, अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ घटता है, तो स्टॉक का ऊपर जाने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी जैसे मैंने बताया, एक्सिस हो, इंडसइंड हो, इक्विटास हो, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटली। इकोनॉमी में सिचुएशन भी जैसा चल रहा है ना, उसका एक रीजन की वजह से हो रहा है। एंड दूसरा ऑफ कोर्स आप देखिए ना कि आज इन सबका एक बड़ा बड़ा बेस भी बन गया है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट एन इंडसइंड बैंक टू ग्रो 40% ना ऑन दिस बेस। इंडसइंड बैंक का बैलेंस शीट बाय द वे 5 लाख करोड़ क्रॉस किया, राइट, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। देखिए एचडीएफसी बैंक का बैलेंस शीट तो पता नहीं, वो तो आई गेस अभी 30 लाख करोड़ के ऊपर है। अब 30 लाख करोड़ के ऊपर के बैलेंस शीट वाले कंपनी में अगर आप 30% का ग्रोथ ढूंढोगे तो फिर फॉल्ट आपका है, राइट। लेकिन हमारा काम वो नहीं है कि लाइक मतलब जस्टिफाई नहीं करना है कि बड़ा हो गया तो कम होगा, जितना कम पेस ऑफ ग्रोथ है उतना कम आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। चलो अब दूसरे कंपनी की बात करते हैं। दो और कंपनी है यहाँ पे, एक है आपका आवास फाइनेंशियल्स, जो टायर 3 टायर 5 सिटीज में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ज्यादा हाउसिंग फाइनेंस लोन देते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। उनका मतलब रिटेल लोन्स होता है पूरा, मतलब वो लोग कोई कॉर्पोरेट को लोन वोन नहीं देता है। और इनका अगर आप देखोगे बुक में 60% सेल्फ एम्प्लॉयड को देता है, 40% सैलरीड एम्प्लॉय मतलब सैलरीड एम्प्लॉयज को देते हैं। तो आवास का क्या हुआ था ना, आवास का अगर मुझे लगता है कि पिछले कुछ क्वार्टर से उनका लोन बुक का भी पेस ऑफ ग्रोथ घट गया, ठीक है। और मैनेजमेंट अभी गाइडेंस देता है कि हम वो 20-25% से ग्रो करेंगे, ठीक है। सो 20-25% से ग्रो करेंगे। और ये लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ क्यों घटा? बिकॉज ये लोग एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अपना पूरा डिजिटाइजेशन कर रहे हैं सिस्टम को, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि उनको वो 20-25-30% से ग्रो करना मुमकिन ही नहीं है अगर वो लोग वही घर में जाके नॉक कर करके लोगों से वो कलेक्शन करे। गॉट इट? सो दे नीड अ गुड टेक प्लेटफॉर्म। तो ये सेल्सफोर्स बोलो, ओरेकल बोलो, सबको ये लोग लाए, ठीक है, उनका सॉफ्टवेयर वगैरह लिया। तो ये टेक ट्रांसफॉर्मेशन अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए आप देखोगे इनका गाइडेंस 20-25% के बीच में है। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कि इनका AUM का ग्रोथ इस 22% YOY लेवल में, तो जो गाइडेंस था पहले, वो गाइडेंस के अनुसार ही इनका AUM का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब दूसरा साइड, इनका एसेट क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका GNPA नंबर आप देखोगे तो 0.9% है। वैसे भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, रियल एस्टेट का वो तो प्रॉपर्टी या लैंड वो तो है ही इनका, राइट, एज अ कोलैटरल, बट फिर भी GNPA 0.9% है। इनका डेज पास ड्यू जो 30+ डेज, DPD बकेट्स का मतलब है कि लाइक DPD + 30 मतलब कितने ऐसे अकाउंट है जो लेट से एक EMI मिस किया है, गॉट इट। और पिछले साल कितने ऐसे अकाउंट्स थे जो एक EMI मिस किए, और इस साल कितने ऐसे अकाउंट्स थे जो एक EMI मिस किए। अगर द नंबर गोज डाउन परसेंटेज वाइज, इसका क्या मतलब, इट्स गुड, राइट। मतलब आपका DPD बकेट +30 लेवल पे घट रहा है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा वो EMI, मतलब कैसे समझाओ, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग वो फर्स्ट वाला EMI कम मिस कर रहे हैं। मतलब पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, बट आई गेस यू हैव गॉट द पॉइंट हियर, राइट, कि लोग यहाँ पे एक EMI जो मिस कर रहे थे एक साल पहले, उससे कम लोग इस साल एक EMI मिस कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक आई मेक सेंस हियर। सो यही वाला बात है। अब तो ठीक है, कुछ नहीं है। अब यही पॉइंट है कि इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत हाई रहता है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इच क्या होता है ना, एक बात आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे बिजनेसेस पर ROE का नंबर बहुत कॉम्प्रेस्ड रहता है। तो आवास का ROE पिछले 2-3 साल से आप देखोगे वो 13-14% के रेंज में रहता है। जनरली कोई भी फाइनेंशियल्स का अगर ROE 13-14-15% के नीचे होता है, सो आई फील दोज फाइनेंशियल्स आर नॉट वेरी एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। मतलब ठीक है, अच्छी कंपनी है आवास, बट 13% की ROE, मतलब दैट्स टू लो अ नंबर फॉर मी। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, अगर ये नंबर को ये बढ़ा सकता है, लो पेस ऑफ लोन बुक को बढ़ा सकता है, निम्स को बढ़ा सकता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो फिर मतलब उसका स्टॉक चलने लगेगा, अच्छा रिटर्न देगा, है ना। तो ये बनता है बात आवास का। चलो यही तक रखते हैं, बिकॉज 4 कंपनी हो गया, और 2 है वो मैं अगले वीडियो में करता हूं।